गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये मौसम भी कितना प्यारा है, ये हवाएं करती कुछ इशारा है। ज़रा समझो इनके जज्बातों को, किसी ने दिल से आपको पुकारा है। इससे पहले की वीडियो में हमने एक वीमी बॉक्स में कण की ऊर्जा व्यक्त की थी। आज हम पढ़ेंगे विभव सिटी। उसमें हम विभव के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा पूरा टॉपिक हमारे पास क्वांटम फिजिक्स में रिलेटेड रहेगा और इस श्रोडिंगर इक्वेशन से संबंधित ही है, जो हमने पहले के टॉपिक में पढ़ा था। इसमें एक विभव में कोई कण है, माना ऊर्जा E0 पर कोई कण बाईं ओर यानी माइनस अक्ष दिशा से प्लस अक्ष दिशा की ओर गति कर रहा है, तो वह गति करेगा समांतर अक्ष दिशा में। तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी वी विभव वी है, वह कभी भी टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो हम इसके लिए दो स्थितियां लेते हैं। ऊपर वाली स्थिति में E0 का मान है, वह V0 का मान E0 से बड़ा रहेगा, और यहाँ पर E का मान है वह V0 से छोटा रहेगा। इसमें दो स्थितियां बन जाएगी, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड। जब V का मान माइनस में हो यानी 0 से छोटा हो तो रीजन फर्स्ट यानी उसके लिए स्थिति ये रह जाएगी, और जब V का मान 0 से बड़ा हो तो स्थिति ये रह जाएगी, E ग्रेटर देन V0 से। तो अब हम इसका रिटर्न गणितीय रूप लिखते हैं। गणितीय रूप में हमारे पास दो स्थितियां ये रह जाएगी। देखो, एक स्थिति में जब V का मान, हमारे पास ये डिस्टेंस है, दूरी ये रहेगी अक्ष, तो अक्ष के लिए x जब 0 से छोटा हो तो V का मान है वह 0 के बराबर रह जाएगा। जब x का मान 0 से छोटा हो तो Vx की वैल्यू है वह 0 के बराबर रह जाएगी। ऐसी स्थिति में E है वह भी छोटा रह जाएगा V0 से, यह रह जाएगा क्षेत्र फर्स्ट यानी गणितीय रूप में स्थिति एक। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो Vx की वैल्यू V0 के बराबर रह जाएगी। ऐसी स्थिति में एनर्जी है वह इस प्रकार व्यक्त की जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और इसके बाद में विभव है वह टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो विभव की गतिशील कण के लिए हम विभव क्षेत्र या विभव सिटी ज्ञात करने के लिए दो स्थितियां बनाई गई है। इन दोनों स्थितियों का अध्यापन करने के लिए हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की आवश्यकता होगी। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर डेल अक्स स्क्वायर डेल साइन प्लस v साइन इक्वल्स टू e साइन। ये रह जाएगी हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम इन दोनों स्थिति यानी विभव के लिए मान ज्ञात करेंगे। तो देखो आगे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब हम स्थिति लेते हैं फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट, वो रह जाएगी हमारे पास E की वैल्यू जब E0 से छोटी हो तो वहां पर V अक्ष की वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 0। ये स्थिति रह जाएगी हमारे पास फर्स्ट। हम इस स्थिति के लिए ज्ञात करते हैं। तो इस स्थिति के लिए हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन ये रहेगी, और इसमें V साइन ये कह सकते हैं V अक्ष साइन की वैल्यू है हमारे पास स्थिति रह जाएगी 0। तो हम पहली स्थिति ये ज्ञात करते हैं। तो इसमें रह जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन फर्स्ट के लिए। हम स्थिति फर्स्ट कह रहे हैं, फर्स्ट के लिए रह जाएगा डेल अक्ष स्क्वायर, और गतिशील कण है वह माइनस अक्ष से प्लस अक्ष की ओर समांतर अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है। तो ये अक्ष के लिए रह जाएगा डेल की वैल्यू यहाँ पर v साइन है, ये हो गया 0। तो ये रह जाएगा आपके E साइन के लिए। अब हमें ये पोजीशन निकालनी हो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल अक्ष स्क्वायर, तो देखो इनके लिए निकल जाएगा
डेल स्क्वायर साइन फर्स्ट डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये इस तरफ गुणा में इस तरफ भाग में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साइन फर्स्ट। यहाँ पर देखो एक बीमी बॉक्स के लिए हमने जब ऊर्जा निकाली थी तो हमने 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू माना था के स्क्वायर। ये हमारे पास स्थिति ए के लिए मानते हैं, तो इसमें भी हम सेम पोजीशन मानते हैं के स्क्वायर। तो ये रह जाएगा डेल स्क्वायर साइन फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये देखो ये माइनस में, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो है हमारे पास के स्क्वायर, तो ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस में के स्क्वायर, और ये रह जाएगा साइन फर्स्ट इक्वल टू 0। ये हमारे पास पोजीशन फर्स्ट के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन रहेगी। अब हम इसका निकालते हैं गणितीय रूप। ये रह जाएगा इसका गणितीय व्यापक हल। व्यापक हल हमारा देखो इसमें रह जाएगा साइन फर्स्ट ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन फर्स्ट के लिए गणितीय व्यापक हल रहेगा। यहाँ पर ए और बी दो कांस्टेंट मान है, तो हम निकालते हैं, आगे देखते जाओ। पोटेंशियल स्टेट में हमने कुल ऊर्जा मानी थी ई, इसमें कोई कण अक्ष के अंदर समांतर गति करता हुआ ऐसे नियत विभव क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसके लिए स्थिति ऊर्जा वक्र कुछ इस प्रकार का बनेगा। इस स्थिति जो बनती है इसी को हम विभव सिद्धि कहते हैं। अब देखो इसमें अक्ष माइनस अक्ष यानी बाईं ओर से प्लस की ओर ये विभव गति करेगा, तो ऐसी स्थिति में देखो 0 से छोटा हुआ तो स्थिति रह जाएगी ये, और विभव यानी 0 से बड़ा रहेगा यानी अक्ष से, अक्ष में अक्ष का मान है 0 से बड़ा रहेगा, तो उसमें मान रह जाएगा 0 से बड़ा रहेगा तो ये मान रह जाएगा v 0 के बराबर, और छोटा रहेगा तो 0 के बराबर। तो हमारी स्थिति पहली है वह 0 से छोटे की स्थिति में, तो हमारे पास स्थिति बनी ये स्थिति फर्स्ट के लिए। अब हम निकालते हैं स्थिति सेकंड के लिए। तो देखो आगे अब हम निकालते हैं स्थिति सेकंड, यानी स्थिति सेकंड के लिए देखो तो स्थिति सेकंड, इस स्थिति में हमारे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, तो आपका ऊर्जा है वो कुछ इस प्रकार व्यक्त की जाएगी v0, और v0 की v x की वैल्यू हमारे पास v0 के बराबर रह जाएगी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन सेम स्थिति में ये रहेगी हमारे पास। तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ इस प्रकार रह जाएगी डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन सेकंड रह जाएगा इस बार, और हमारे पास ये रह जाएगी इक्वल टू में 2me यहाँ पर। अब देखो या तो एनर्जी को इस तरफ से ले आओ या उस तरफ से, ये रह जाएगा 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ये देखो इसके साथ पहले देखो पूरा लिखते हैं डेल स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये रह जाएगा, और ये रह जाएगा v साइन सेकेंड, और बराबर में एनर्जी साइन ये पोजीशन सेकेंड। ये हमारे पास रह जाएगी श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें v साइन है वो जाएगा उस तरफ, तो हमारे पास रह जाएगा डेल स्क्वायर साइन सेकेंड डेल एक्स स्क्वायर, ये v जाएगा उस तरफ, तो ये रह जाएगा e माइनस वी, और ये रह जाएगा साइन सेकेंड। यहाँ पर एच का स्क्वायर बाई 2m है, ये पूरा जाएगा उस तरफ, तो ये रह जाएगा माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ये रह जाएगी स्थिति ये। इस स्थिति में हम देखो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी, ये स्थिति हमारे पास अलग है थोड़ी, तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साइन सेकेंड, ये हमारे पास, इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं। इसमें हमने k माना था, इसमें हम मानते हैं अल्फा का स्क्वायर, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम वापस इस तरफ लाते हैं, तो डेल स्क्वायर साइन सेकेंड
डेल ऑक्स स्क्वायर, इनको इस तरफ लाएंगे तो ये रह जाएगा प्लस में अल्फा का स्क्वायर और रह जाएगा साइन सेकेंड इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्थिति द्वितीय, ये स्थिति रह जाएगी हमारे पास सेकंड के लिए, स्थिति सेकंड के लिए जिसमें v का मान 0 से बड़ा हो तब। इसके लिए गणितीय रूप क्या होगा? गणितीय व्यापक हल, गणितीय व्यापक हल। ऐसी स्थिति के लिए गणितीय व्यापक हल हमारे पास क्या रह जाएगा? साइन सेकेंड, इसमें हमने कांस्टेंट दो वैल्यू मानी थी a और b, इसमें मानते हैं हम c e की पावर अल्फा x प्लस d e की पावर माइनस अल्फा x। ये गणितीय रूप हमारा हो जाएगा। इसमें हमने देखो इक्वेशन देते हैं, यहाँ पर इस स्थिति को हम डायरेक्ट देते हैं इक्वेशन 3, और इनसे जो व्यापक हल में हमारे पास बना था ये स्थिति हमारे पास रह जाएगी 4 और स्थिति ये रह जाएगी 5। ये इक्वेशन हमारे पास 3, 4, 5। फर्स्ट नंबर है हमारे पास विभव v0 और vx के सापेक्ष में रह जाएगी, और 2 है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन थर्ड, ये रह जाएगी। तो अब हम निकालते हैं इक्वेशन व्यापक हल के गणितीय a b और c d इन चारों के मान में संबंध। तो आगे देखो यहाँ तक इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 3 का गणितीय रूप में हमने व्यापक हल हमने ये निकाला था, और ये हमारे पास स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में हमने वही टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की काम ले ली है। उसमें v अक्ष इसमें 0 था, इसमें 0 नहीं होगा, इसमें v की वैल्यू v रह जाएगी, ये इसको इस तरफ भेजा, ये माइनस में हो गया, और इसको माइनस h का स्क्वायर बटा m ये इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा गुणा, ये गुणा में था इस तरफ आ जाएगा भाग में, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 2m h का स्क्वायर ये माइनस v को हमने अल्फा स्क्वायर माना है, तो गणितीय रूप हमारे पास ये था। अब दोनों गणितीय रूप को हम ज्ञात करते हैं। दोनों गणितीय रूप में देखो इसे a b c और d के तरंग फलन में मानों को ज्ञात करने के लिए परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करते हैं। परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास देखो c के लिए अगर c स्थिति में 0 नहीं हो तो e की पावर आयोटा x है, और ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और इस पर प्रतिबंध सीमा लगाई नहीं जा सकती। तो हमारे पास स्थिति ये रह जाएगी कि हमें c बराबर 0 हो तो ही प्रतिबंध परिसीमा लगाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में केवल परिसीमा प्रतिबंध लगाई जा सकती है। तो हमारे पास देखो स्थिति रह जाएगी 2। अब स्थिति तो हम निकालते हैं, ये स्थिति रह जाएगी c बराबर 0, यानी इसमें प्रतिबंध सीमा इन्फिनिटी, इसमें तो ये रह जाएगी अनंत में, अनंत में परिसीमा प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो हम देखो आगे निकालते हैं हमारे पास c बराबर, यानी पहले प्रतिबंध के लिए हमने जो स्थिति निकाली थी वह थी देखो साइन फर्स्ट a e की पावर आयोटा के एक्स प्लस b e की पावर आयोटा के एक्स, ये माइनस में ये प्लस में, और स्थिति सेकंड के लिए हमारे पास था c e की पावर अल्फा एक्स प्लस d e की पावर अल्फा एक्स। तो हमारे पास स्थिति केवल ये रह जाएगी, और c इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा ये। अब हम प्रतिबंध सीमा के लिए, अब देखो इनमें लिए प्रतिबंध सीमा के लिए हमारे पास देखो इक्वेशन ये तो हमारे पास 2 थी। इनके बाद में हम मानते हैं कि देखो साइन फर्स्ट
जब c बराबर 0 मानते हैं तब परिसीमा प्रतिबंध, परिसीमा प्रतिबंध, परिसीमा प्रतिबंध हमारे पास देखो क्या रहेगा, साइन फर्स्ट इक्वल टू साइन सेकेंड। ये स्थिति कब रह जाएगी, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर साइन फर्स्ट इक्वल टू साइन सेकेंड। तो इनका डिफरेंशियल यानी कि डी साइन फर्स्ट अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी साइन सेकेंड अपॉन डी एक्स। ये दोनों प्रतिसीमा प्रतिबंध हम लगाते हैं साइन फर्स्ट और साइन सेकेंड कब, x बराबर 0 पर। तो हमारे पास प्रतिबंध सीमा का गणितीय रूप कुछ इस प्रकार रह जाएगा, बायां पक्ष साइन का a प्लस बी जो हमारे पास इसके सापेक्ष में है, और दूसरा रह जाएगा d के बराबर। ये तीनों चारों है हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू, तो हम इसको इक्वेशन देते हैं, ये हमारे पास रह जाएगी, ये तो हमने दे दी, ये इक्वेशन रह जाएगी 7 और ये रह जाएगी इक्वेशन 8। अब हमारे पास ये स्थिति तो आ गई, अब हम x बराबर 0 भी लगाएंगे और इनका डिफरेंशियल भी निकालेंगे। तो देखो इनका डिफरेंशियल साइन फर्स्ट के लिए क्या रह जाएगा, साइन फर्स्ट इक्वल टू, अब देखो इनकी a का मान a और इनका डिफरेंशियल रह जाएगा हमारे पास e की पावर आयोटा kx और आयोटा k रह जाएगा बाहर, e की पावर आयोटा kx, इसमें जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी 0, तो ये मान रह जाएगा इक्वल प्लस, प्लस में देखो ये इसका मान क्या रह जाएगा b और ये रह जाएगा माइनस kx माइनस k और e की पावर माइनस आयोटा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, जो किसी की पावर 0 तो उसका मान फिर 1 रह जाएगा। तो हमारे पास साइन फर्स्ट के लिए ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर d है, तो देखो साइन फर्स्ट और साइन सेकंड बराबर है, तो देखो हम साइन सेकंड के लिए निकालते हैं, तो साइन सेकंड के लिए हमारे पास ये रह जाएगी d, यहाँ पर रह जाएगा अल्फा, देखो d के लिए हमारे पास ये था, ये देखो यहाँ पर हमारे पास c e की पावर अल्फा एक्स था और d e की पावर माइनस के एक्स था, ये रहेगा माइनस में, तो ये वैल्यू हमारे पास था माइनस में, तो इसका हो जाएगा माइनस अल्फा, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी साइन सेकंड के लिए। और यहाँ हमारे पास साइन फर्स्ट और साइन सेकंड बराबर है, तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं इक्वल टू डी माइनस अल्फा। अब देखो इन दोनों में से आयोटा के का मान कॉमन आ रहा है, तो देखो ये इस प्रकार रह जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ये माइनस का रह जाएगा a माइनस बी इक्वल टू डी अल्फा, ये माइनस में अपॉन आयोटा के, ये हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी 9 नंबर। अब हम इक्वेशन नंबर 8 और 9, 8 और 9 से दो मान हमारे पास a b c d के मान फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ऐसे a b c d तीनों के मान निकालने हैं, तो देखो हम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन काम में लेंगे। इस इक्वेशन से आयोटा k कॉमन ले लिया गया, तो ये प्लस का रह गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का रह गया, आयोटा k को नीचे भेज दिया गया, तो d अल्फा आयोटा k हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 8 प्लस 9, इन दोनों को इक्वेशनों को हम जोड़ेंगे, तो देखो इन दोनों में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a और b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2a, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे दोनों में d कॉमन है, तो एक तो ये d कॉमन रह जाएगा और इन दोनों में d कॉमन रहेगा, तो ये क्या रह जाएगा 1 माइनस अल्फा आयोटा के, और ये d कॉमन रह गया बाहर, इन दोनों में से d कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक रह जाएगा माइनस अल्फा आयोटा के और d रह जाएगा बाहर। अब हम क्या करते हैं a बराबर निकल जाएगा 1/2, 2 गुणा में नीचे के भाग में आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस आयोटा के, ये मान रह जाएगा। अब हम मान इनके लिए इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, तो हमारे पास a बराबर और गुणा में है d, तो d गुणा में रह जाएगा 1/2 आयोटा के, ये रह जाएगा इनका एलसीएम, तो ये रह जाएगा आयोटा के माइनस अल्फा, ये मान रह जाएगा और गुणा में है d, तो a बराबर इनका
आयोटा के माइनस अल्फा, और ये 2 से गुणा हो जाएगा 2 आयोटा के, इसका मान ये आ जाएगा, और गुणा में हमारे पास डी है ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 10। अब हम इन दोनों इक्वेशन 8 9 को जोड़ा था, इस बार हम 8 में से 9 को घटा देंगे। अगर हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ए से इसको घटाने ये हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा, की और 2b आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2b इक्वल्स टू में। अब इस तरफ का देखते हैं, इनमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब की बार स्थिति ये रह जाएगी, हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस से इसको घटाएंगे तो ये ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस आयोटा के, और डी आ जाएगा कॉमन, और ये जाएगा 2b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा नीचे, तो रह जाएगा 1/2, इनका ऐसे मिलेंगे तो ये रह जाएगा आयोटा के प्लस अल्फा के, ये रह जाएगा 2 से इसे गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा b इक्वल्स टू आयोटा के प्लस अल्फा 2 आयोटा के, ये इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी, और डी रह जाएगा इसके गुणा में, और इक्वेशन रह जाएगी 11। ये हमारे पास इक्वेशन आई 11, ये हमारे पास इक्वेशन आई 10। इसमें और ए और बी के मान हमारे पास है। अब हम इस इक्वेशन से डी का मान निकाल सकते हैं ए के रूप में, तो हम समीकरण नंबर 10 से, या फिर इन दोनों से अगर नीचे से आइटा हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन 10 से। अब देखो दोनों इक्वेशन हम निकालते हैं आगे। यहाँ पर हमने प्रतिबंध सीमा लगाई थी x बराबर 0 पर, जिसमें हमने साइन फर्स्ट और साइन सेकंड को बराबर रखा था, तो एक स्थिति ए बी बराबर रख दिया गया डी। अब हमारे पास साइन डिफरेंशियल के लिए डेल साइन फर्स्ट अपॉन डेल साइन सेकंड अपॉन dx, इन इक्वेशन से हमने इक्वेशन बनाई थी ये, और इनमें आयोटा के को कॉमन लेकर नीचे भेज दिया गया। यहाँ पे हमने ए और बी एक बार जोड़ दिया गया, एक बार यहाँ घटा दिया गया, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आई है। अब निकालते हैं आगे। अब हम केवल इक्वेशन नंबर 10 और 11 ही काम में लेंगे समीकरण नंबर 10 के लिए। समीकरण नंबर 10 के लिए इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ऊपर और नीचे हम आयोटा से गुणा करते हैं। जब इसको आयोटा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के, क्योंकि आयोटा है, आयोटा को एक और आयोटा गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो ये हो जाएगा 1, और ये लग जाएगा माइनस आयोटा अल्फा अपॉन, और नीचे से आयोटा गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा -2k, और आयोटा गुणा होकर माइनस का हो जाएगा। अब फिर इनसे, और गुणा में भी डी है ही है, इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस आयोटा अल्फा, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2k, और गुणा में है डी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की। अब हम इसी प्रकार b के लिए निकालते हैं। b के लिए हमारे पास ये वाली सेम पोजीशन, इन दोनों में से आयोटा से गुणा करते हैं तो ये माइनस का k, और ये रह जाएगा प्लस का आयोटा, प्लस का आयोटा अल्फा, और नीचे रह जाएगा -2k। दोनों में से एक कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का आयोटा k, और नीचे रह जाएगा 2k, और गुणा में हमारे पास है d, और ये d। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास कुछ नहीं आई, 11 और 12 और 13। इसमें हमने आयोटा का ऊपर नीचे आयोटा का गुणा करके माइनस कॉमन लिया गया है, तो इक्वेशन आई हमारे पास फर्स्ट और सेकंड। अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं b अपॉन a। यहाँ पर b है वह है आपका परावर्तित तीव्रता, और a है आपतित तीव्रता, तो हम निकालते हैं इक्वेशन 13 अपॉन 12 से। ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से हम निकालते हैं इक्वेशन 13 ऊपर 12 नीचे। तो इन इक्वेशन से देखो क्या रह जाएगा, b अपॉन a, फिर रह जाएगा k माइनस आयोटा अल्फा और 2k, और ये रह जाएगा
के प्लस आयोटा अल्फा टू के, ये से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बी अपॉन ए ये बचेगा के माइनस आयोटा अल्फा और के प्लस आयोटा अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगी बी अपॉन ए की वैल्यू। अब हमारे पास देखो हमने जो है किस स्थिति में निकाला गया था, वह स्थिति देखो हमारे पास क्या थी, साइन फर्स्ट में हमारे पास ये था ए की पावर आयोटा के एक्स और बी के लिए था हमारे पास आयोटा माइनस के एक्स। तो हमारे पास ए और बी, ए की वैल्यू है और बी की भी है, तो देखो बी हमें बी की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, ए की बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास देखो क्या निकलेगी, साइन फर्स्ट इक्वल्स टू ए की वैल्यू एजिटी है वैसा वैसे रखते हैं आयोटा के एक्स प्लस बी, बी की जगह हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, बी ए है, ए यहाँ पर भाग में और इस तरफ आएगा तो गुणा में आ जाएगा। देखो इन दोनों इक्वेशन को जो ऊपर नीचे लिखा गया तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ए है वो यहाँ पर भाग में है तो इस तरफ आके गुणा में आ जाएगा, तो हम b की जगह ये वैल्यू रखते हैं a के माइनस आयोटा अल्फा के प्लस आयोटा अल्फा ये आ गया, और e की पावर आयोटा के एक्स ये माइनस में है, ये माइनस में आ गया। इन दोनों में से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो साइन फर्स्ट की वैल्यू रह जाएगी a, ये आ जाएगा कॉमन e की पावर आयोटा के एक्स प्लस ए कॉमन आ गया तो ये रह जाएगा के माइनस आयोटा अल्फा के प्लस आयोटा अल्फा और e की पावर आयोटा के एक्स, ये मान रह जाएगा साइन फर्स्ट। साइन फर्स्ट का गणितीय व्यापक हल के रूप में हमारे पास इक्वेशन आएगी सेकेंड। अब हम निकालते हैं फर्स्ट वैल्यू। हमने देखो क्या निकाला था, ये a और b इन दोनों की वैल्यू को हमने आयोटा से केवल गुणा किया गया था, तो हमारे पास दोनों समीकरण ये बनी थी। b अपॉन a की वैल्यू है तो हमने a को इससे गुणा कर दिया गया, a भाग में था गुणा में आ गया, तो हमारे पास b की वैल्यू व्यापक हल में ये थी। हमारे पास साइन फर्स्ट की व्यापक हल ये था, तो इनमें हमने a का ऐसा रख दिया, b की वैल्यू ये रखी गई है और a इन दोनों में से कॉमन था तो कॉमन ले लिया गया। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 14। अब हम निकालते हैं साइन सेकंड की वैल्यू। साइन सेकंड की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, देखो साइन सेकंड की वैल्यू हमारे पास थी डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, तो साइन सेकंड हमें डी की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास ए के रूप में है तो ए के रूप में डी की वैल्यू क्या होगी, देखो हम यहां से निकाल सकते हैं डी की वैल्यू, ये हमारे पास रह जाएगी, देखो एजिटीज में यहां से निकालते हैं ए की वैल्यू जैसे हम समीकरण नंबर 10 से निकालते हैं तो डी इक्वल्स टू ए यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरफ, तो क्या रहेगा, तो आयोटा के आयोटा अल्फा माइनस आयोटा के माइनस अल्फा, ये डी ये इस तरफ आ जाएगा और ये गुणा में है इसके बीच, ये इधर ये इस तरफ आएगा, ये गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में तो उल्टा हो जाएगा। अब हम इन दोनों तरफ आयोटा से गुणा करते हैं, ये क्या रह जाएगा, आयोटा से गुणा नहीं करते सेम पोजीशन ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा से गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा 2k माइनस में, आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा आयोटा से माइनस 1 हो जाएगा, और इसको आयोटा से गुणा करेंगे तो ये माइनस के और इसको गुणा करेंगे तो आयोटा अल्फा। अब दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो डी बराबर यहाँ पे रह जाएगा 2k और इनमें से k प्लस आयोटा अल्फा और गुणा में है a, ये हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाएगी 15। ये इक्वेशन हमने 15 आया और 10 से निकाली थी इक्वेशन 10 से, तो हमारे पास d इक्वल्स टू आया 2k k प्लस आयोटा अल्फा a, तो हमारे पास d की जगह हम मान रख सकते हैं 2k अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा और e की पावर माइनस आयोटा x, ये हमारे पास साइन सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास रहेगी इक्वेशन 16। तो हमारे पास
साइन फर्स्ट की और साइन सेकंड की दोनों हुई समीकरण थे, उन इक्वेशन को हमने ए बी सी डी के व्यापक रूप में ए के रूप में लिखा है। यहाँ पर भी ए के रूप में था और ये भी ए के रूप में है, और हमारे पास इसके सापेक्ष में ए है अभी। ये रहा पूरा इक्वेशन। इक्वेशन 15 और 16 दोनों इक्वेशन हमारे पास यही रहेगी। देखो ध्यान से उतारो आगे। अब हम तरंग फलन से प्रायिकता धारा घनत्व निकालेंगे। तरंग फलन से प्रायिकता धारा घनत्व J, और वो J की वैल्यू होती है हमारे पास J इक्वल्स टू एच कट टू एम आयोटा, और वो होता है साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार। ये हमारे पास प्रायिकता धारा घनत्व होता है। अगर उसको A और B के रूप में लिखा जाए तो हम उसे इस प्रकार लिख सकते हैं K एच कट अपॉन एम ए का मापांक का स्क्वायर माइनस बी के मापांक का स्क्वायर। यह हमारे पास ए और बी के रूप में लिखा जाए तो मान ये लिखा जाएगा। यहाँ पर ए है हमारे पास आपतित धारा घनत्व की तीव्रता और बी है परावर्तित धारा घनत्व की तीव्रता। अब हम इन दोनों इक्वेशन से हम निकालेंगे अब परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक को हम लिखते हैं R से, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है R बराबर बी अपॉन बी ए का होल स्क्वायर। इस दोनों इक्वेशन से हम इनको ये भी ले सकते हैं J इक्वल्स टू वी ए का स्क्वायर माइनस बी के मापांक का स्क्वायर। यहाँ पर v है वो उसकी कांस्टेंट रहेगी k एच कट अपॉन m, ये हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। और यहाँ पर v की वैल्यू यही है k एच कट अपॉन m। यहाँ पर b है वह परावर्तन प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता। यहाँ पर B की वैल्यू है परावर्तन प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता, और A है आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता। और यहाँ पर हमारे पास B से V कैंसिल आउट हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा B अपॉन A का मापांक का होल स्क्वायर। और हमने B अपॉन A की वैल्यू हमने पहले इक्वेशन में निकाली थी K प्लस आयोटा अल्फा K माइनस आयोटा अल्फा इसका होल स्क्वायर। और परावर्तन गुणांक R की वैल्यू है हमारे पास हमेशा होती है 1। परावर्तन गुणांक हमेशा 1 ही होता है। यहाँ पर आगे हो जाएगी परावर्तन गुणांक के आगे में परावर्तन गुणांक आपतित धारा घनत्व पूर्ण परावर्तन आपतित धारा घनत्व पूर्ण परावर्तन होता है, उसको हम P यानी प्रायिकता के बराबर होता है। इसकी जो प्रायिकता रहेगी प्रायिकता वो हमारे पास P बराबर साइन स्टार सेकेंड और साइन स्टार सेकेंड के बराबर रह जाएगा, यानी उसके साइन स्टार उसके सम्मिश्रण रूप के बराबर रहेगा। जबकि साइन स्टार साइन सेकेंड की वैल्यू हमारे पास थी d e की पावर आयोटा अल्फा, और इनका जब इन दोनों का स्क्वायर रहेगा तो ये रहेगा साइन इनका रहेगा दोनों का गुणा, तो ये इस प्रकार रह जाएगा
पूर्ण परावर्तन प्रायिकता, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार रह जाएगी। ये कब की स्थिति में, जब E की वैल्यू V0 के स्मॉल लेटर में हो, तब की स्थिति में ये प्रायिकता इसकी रह जाएगी। इसमें प्रायिकता धारा घनत्व कुल मान है, इनके बीच ग्राफ खींचा जाए, यानी विभव सीडी के रूप में, जो हमारे पास पहले थी ये वाले में। तो ये कुछ इस प्रकार की ग्राफ में बनता है। ये ग्राफ में देखो, यहाँ पर रह जाएगा साइन फर्स्ट, और ये रह जाएगा साइन सेकेंड, और ये रह जाएगा साइन एक्स के रूप में। और इसमें ये रहेगा ग्राफ है वो चर घातांक के रूप में, चर घातांकी रूप में कम होता जाता है, यह हमारे पास प्रायिकता धारा घनत्व साइन सेकंड के पूर्ण परावर्तन के बराबर रहेगा, P बराबर साइन सेकंड और उसका समेशन के रूप में। तो हमारे पास साइन सेकंड की वैल्यू हमारे पास ये थी, साइन सेकंड इक्वल्स टू डी की पावर अल्फा एक्स, तो ये हमारे पास 2 अल्फा के बराबर रह जाएगा। 2 अल्फा एक्स था, तो हमारे पास वैल्यू ये रह जाएगी, और ये रह जाएगी माइनस में, क्योंकि ये डी है उस सेकंड में माइनस के रूप में था। और ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, रिएक्स के सापेक्ष में ये बीच की स्थिति 0 में। तो परावर्तन गुणांक, ये विभव सीडी में हमारे पास स्थिति 1, यानी जब ऊर्जा V से कम हो। अब हम अगले वाले स्थिति में E ग्रेटर देन V0 के बराबर पढ़ेंगे। उसमें स्थितियां कुछ अलग अलग रहेगी, दोनों स्थितियां अलग रहेगी। तो आगे करेंगे, यहाँ तक उतारो, आगे के कुछ स्थितियों में हम ये स्थिति पढ़ेंगे।